नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 221 लेकर के। और आज है 15 मई 2023, सप्ताह का पहला दिन मंडे, और इस सप्ताह का अंतिम दिन रिकॉर्डिंग क्लब का पहला दिन होगा 8वें वर्ष का, यानी 20 मई 2023 को रिकॉर्डिंग क्लब को 7 वर्ष पूरे होकर के 8वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, तो रिकॉर्डिंग क्लब हमारा ये जो परिवार है वो ऐसे ही चलता रहे और देश में, समाज में जिसके भी माध्यम से जहाँ भी जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब यूँ ही निरंतर जारी रहें और हमारे साथियों को अपने किसी कार्य के लिए कहीं भी परेशान ना होना पड़े, यही मैं इस अवसर पर कामना करता हूँ। तो बात चल रही थी दोस्तों 2018 की, अक्टूबर का महीना था। उन्हीं दिनों में जो मैंने जिक्र किया कि कभी कभी बड़ा धर्म संकट हो जाता है, तो ऐसा ही एक दिन आया जब रात को लगभग 11:30-12 बजे हमारे एक मित्र शरद त्रिपाठी ने घर पर दस्तक दी और अपने किसी साथी के साथ में। तो बात केवल इतनी होती तो काफ़ी था, लेकिन बात इतनी नहीं थी। शरद त्रिपाठी से हमारी पहचान लगभग 2012-13 में हुई थी, जब रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, रिकॉर्डिंग का काम ज़रूर करना शुरू कर दिया था। तो बिना सूचना के इस तरह से उनका आना कई सवाल खड़े कर गया। तो उनके मन में जो भी कुछ रहा हो, लेकिन फिर बातचीत की गई, समझा गया, तो पता ये चला कि नेहरू युवा केंद्र के तहत अजमेर में उनकी नियुक्ति हो गई है। और इस वक्त तो वो कहीं से लौट रहे थे और उनको भोजन की आवश्यकता थी। उस समय राजस्थान में इलेक्शन का दौर था, 2018 में असेंबली इलेक्शन। तो कहीं बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ से कहीं से वो आ रहे थे किसी पत्रकार के साथ। वैसे भी मीडिया के लोगों से काफ़ी उनका संपर्क रहा है। उनके पिताजी भी राजस्थान पत्रिका से रिटायर हुए हैं। तो आनंद फानंद में उनके लिए खाना बनाया गया। जाहिर सी बात है सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ठीक है। उससे पहले घटना ये भी हो गई थी कि हमने जो अकाउंट खुलाया था AU बैंक में जयपुर में, उसका एड्रेस इन्हीं के घर का था। वो अकाउंट बैंक ने बंद कर दिया, फिर दोबारा वो रीओपन हुआ। तो थोड़ा सा उस वजह से मतलब मन में थोड़ी निराशा भी थी उनको लेकर के, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। खैर, फिर रात को वो रुके और अगले दिन तो वो चले गए। उसके बाद में अब उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में मुझे यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, तो हम लोग अच्छे से काम करेंगे रिकॉर्डिंग क्लब का और ऐसा वैसा। तो ये वो दौर था जब अब काम बढ़ रहा था, लोग भी बढ़ रहे थे, और रिकॉर्डिंग क्लब का जो काम मेरे यहाँ हो रहा था उसमें लग रहा था कि काफ़ी दिक्कतें हैं, कमियां हैं, और ठीक से हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या लोग मेरे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो शरद भाई के आगमन से एक अवसर सा नज़र आया कि अजमेर में अगर एक से भले दो हो जाएंगे तो कहीं और भी काम करना आसान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उनकी नियुक्ति भी हो गई अजमेर में, और उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि मेरे लिए मकान ढूंढो।
मकान ढूंढने का काम काज शुरू हुआ और उनकी ये भी इच्छा थी कि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास ही हो मकान। मैंने कहा ठीक। तो यहीं से वो जो अवसर है वो जहन में आने लगा। तो प्रयास करते करते यहाँ वहाँ से जानकारी जुटाते जुटाते एक जगह ठीक लगी और वहाँ पर हम लोग ये भी सोच रहे थे कि एक पोर्शन ऐसा था उसका कुछ हिस्सा शरद भाई यूज़ करते हैं और कुछ हिस्से में रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस चलाया जा सकता है। सब कुछ फाइनल हो गया। कम से कम 20-25 दिन पूरी जद्दोजहद चलती रही। जो करना पड़ता है वो सब किया, सारी बातचीत की, समय ख़राब किया, जो किराया है उस पर बातचीत हुई। शरद भाई रूम में शिफ्ट भी हो गए, रिकॉर्डिंग के लिए भी बड़ा उपयुक्त स्थान। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि अच्छा, वहाँ पर एक और परेशानी थोड़ी सी छोटी सी थी कि जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन था उनके रूम के साथ लगा हुआ, वो कुछ समय बाद मिलना था, महीने 2 महीने बाद। उनके फैमिली जिनके यहाँ लिया था रूम, मकान लिया था, उनके यहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह आने वाले थे। इस वजह से उन्होंने कहा अभी ये नहीं देंगे हम। ठीक है, तो शरद भाई को लेकिन शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उनका जो रूम था वो सेपरेट था, अटैच लैट बाथ और बेडरूम और उसमें बेड और सब कुछ। भोजन की भी व्यवस्था उनकी कर दी गई। तो लेकिन महीने भर बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि महीना पूरे होने से पहले ही न जाने शरद भाई ने क्या किया ऐसा। अब ये तो वही जाने या मकान मालिक ही जाने। उनको मकान मालिक ने रूम खाली करने के लिए कह दिया। अब जब खाली करने के लिए कह दिया तो संबंध भी खराब। निश्चित रूप से थोड़ा अजीब लगा। और जो सपना हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग क्लब का स्थान भी मिल जाएगा, वो तो सब ख़त्म। उन्होंने तो फिर उसके बाद तो ये कह दिया कि देना ही नहीं है आप लोगों को तो किसी भी काम के लिए। अब वो लेकिन कहानी समझ में नहीं आई कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ये जो जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना आसान था नहीं। बहुत बातचीत की, बहुत बार जाकर के समय लगाया गया और उनको समझाया गया, अपने अनुसार परिस्थितियाँ देखी गई हर तरीके से। वहाँ पर हमारे साथी कितनी आसानी से या मुश्किल से पहुँच सकते हैं, वो सब देखा समझा गया। लेकिन शरद भाई मस्त, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा खास। अब पड़ा भी होगा तो उनके मन में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था और बहुत जल्दी ये भी समझ में आ गया कि ज़्यादा रायता फैलाने से अच्छा है कि चुपचाप जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। खैर, उनको तो फ़िलहाल दूसरे रूम में कहीं शिफ्ट करवाया, पास ही में एक जगह देख करके वहाँ पे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। और अब हम लोगों ने भी फिर ये उम्मीद छोड़ दी कि फ़िलहाल कोई रूम मिलेगा, क्योंकि उनके साथ में क्या था, थोड़ा रेंट वगैरह में भी हमको दिक्कत नहीं होती, कमी नहीं होती। जो है था वो उसी में एडजस्ट हो रहा था। उनके साथ में तो कुछ रेंट देना पड़ता, कुछ उनको देना पड़ता। व्यक्ति भी जो है वो परिचित थे। यहाँ पर जयवंती आसवानी मैडम का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उनको समझाने में। उनके भी संबंध ख़राब हुए क्योंकि वो सिंधी फैमिली थी जिनके यहाँ ये जगह देखी गई थी आदर्श नगर में, जहाँ मैं रहता हूँ। तो अब ये जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद में फिर वापस हमारा तो जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। और ये ज़रूर है कि शरद के यहाँ आने से थोड़ा कुछ लोगों तक मिलना जुलना प्रारंभ हुआ और कुछ लोगों तक अपना प्रोजेक्ट समझाने में मदद मिली। लेकिन एक वो जो व्यापक दृष्टिकोण लेकर के हम लोग जो चल रहे थे उसमें बहुत बड़ा झटका लगा। तो अब एक चीज़ तो ये भी बता दूं आपको कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा,
7 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, तो कहानी हो सकता है आए भी, हो सकता है ना भी आए। कोशिश तो मैं करूँगा कि कहानी आती रहे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ पाए तो क्षमा कीजिएगा। 23 मई के बाद ज़रूर कहानी में निरंतरता रहेगी, कम से कम 1 महीना, क्योंकि छुट्टियां रहेंगी इस वजह से। वैसे कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि छुट्टी माननी पड़ती है ना होते हुए भी। तो कोई ऐसी बात हो गई थी आज भी, तो मुझे ये एहसास कराया गया किसी के द्वारा कि मेरी छुट्टियां आज से ही शुरू हैं। तो खैर ये तो ऐसी मजाक की बात है। बाकी शरद त्रिपाठी की अगर मैं बात बताऊं तो उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में, या उनके कार्यों के बारे में, या उनके साथ खट्टे मीठे जो अनुभव रहे उसके बारे में तो मैं जब कहानी वर्तमान समय तक आ जाएगी और अंत में जब व्यक्तियों पर चर्चा करूंगा तो उसमें करूंगा। बहरहाल वो अजमेर में लगभग 1 साल रहे। दिसंबर, अजमेर में नहीं, सॉरी, आदर्श नगर में, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ रूम उनको दिलाया था। और मुझे लगता है वो उनका बड़ा स्वर्णिम काल था, स्वर्ण युग था वो उनके अजमेर आगमन का। तो अगर वो इस कहानी को सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे। बड़े अच्छे माहौल में वो रहे, बहुत मज़े किए उन्होंने स्वतंत्र रूप से, और काम करने में उनको कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई किसी तरह की। उनका ड्राइवर भी अरेंज करा दिया गया था। तो दिसंबर 2019 तक वो यहाँ आदर्श नगर में रहे, और जनवरी आते आते उन्होंने आदर्श नगर भी छोड़ दिया। और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल वो और अजमेर में रहे। फिर अलग कहानी हो गई, 2021 में को अजमेर छोड़ करके जाना पड़ा, और आजकल सुना है वो दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में है। रहते भी वैसे राजस्थान की राजधानी में, और इन दिनों सरकार ने भी उनको देश की राजधानी दे रखी है। तो ये है कहानी शरद त्रिपाठी जी के अजमेर आगमन की, और उन्हीं की वजह से जो कुछ थोड़ा शर्मिंदगी, या जो कुछ थोड़ा अच्छे पल, या जो कुछ धर्म संकट हुआ, या हमारे परिवार को भी थोड़ा प्रभावित होना पड़ा। क्या होता है, देखिए साथियों, जब व्यक्ति अकेला होता है, उनके लिए बड़ा आसान था। वो अकेले थे, अजमेर में अकेले थे, तो उनके लिए कुछ भी करना, सोचना बड़ा आसान था। लेकिन अब जो फैमिली में रह रहा है व्यक्ति, उसको कई चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। परिवार की इच्छाओं का भी सम्मान करना पड़ता है, और ज़रूरी भी है। यही अगर हम जयपुर चले जाएं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को मैनेज करना। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही थी। लेकिन वो जो एक अवसर आया था 2019 के प्रारंभ में कि हम रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस ले लें, वो उद्देश्य तब तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन शायद, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अंत नहीं होती है। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, करीबन 1.5-2 घंटा मैंने बात करी फ़ोन पर। तो मैंने यही उनको समझाने की कोशिश की। दरअसल जीवन को लेकर के कुछ बातें चल रही थी, कुछ प्रसंग चल रहे थे, ऐसे कुछ मेरे से प्रश्न किए जा रहे थे, उनका मैं उत्तर दे रहा था। तो वहाँ पर एक जगह ऐसी बात आई कि कैसे आपने, जब ये ख़त्म हो गया सब कुछ, तो कैसे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैंने कहा ख़त्म कुछ नहीं होता जीवन में। मुझे लगता है जो कुछ होता है वो सिर्फ शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है। अगर लग भी रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो शायद कहीं किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए हो रहा है। तो 2019 में जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो संयोग ही है, एक इत्तेफाक है कि 2019 में ही आखिरकार सितंबर आते आते हमने ऑफिस ले लिया। वो एक अलग कहानी है, वो फिर आएगी। बहरहाल यहाँ पर शरद त्रिपाठी जी की बात को अब बीच बीच में करते रहेंगे, जारी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखेंगे। और इसी बीच में अब मैंने एक बात कही थी 1-2 कार्यक्रम पहले कि उन दिनों मन में ऐसा कीड़ा हो गया था कि यार फीडबैक लेना शुरू करें यहाँ वहाँ जा कर के, कि रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में लोग क्या सोचते हैं। हालांकि अभी बजरंगबली ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी, धन्यवाद आपका बजरंगबली। तो रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में लोग क्या सोचते हैं,
क्या कितना अभी तक लोग इसको पहचान पाए हैं, जान पाए हैं, समझ पाए हैं। तो जनवरी फरवरी में 3 ऐसे अवसर आए जिससे मुझे ये जानने समझने में थोड़ी आसानी हुई और मेरा जो भ्रम था वो भी दूर हुआ। क्या मेरा भ्रम था और क्या मेरे अनुभव थे और क्यों अनुभव थे और कहाँ कहाँ मैं गया, उस सब पर चर्चा करूँगा अगली कहानी में। आप सबको शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का ट्रायल दिया जा रहा है 7 दिनों के लिए। अगर आप केवल उसको इस्तेमाल करके देखना चाहें कि कैसा है कैसा नहीं है, तो आप मुझे 9414868659 पर 9414868659 पर अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे ईमेल आईडी भेजने से पहले आपको रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल करना होगा और जो ईमेल आईडी मुझे भेजेंगे उसी ईमेल आईडी से लॉगिन भी करना होगा। तो ये सुविधा 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा दी जा रही है। धन्यवाद। फिर और बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।